हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इरा स्टडी में। लास्ट वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन करे थे, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। टोटल हमारे इसके अंदर 15 क्वेश्चन है और 15 के 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके सेक्शन सी जिसका वेटेज होता है 60 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको इसी वीडियोज़ में से मिलने वाले हैं। यही जो पार्ट में डाल रहा हूँ, पार्ट 2, पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 देख लिए। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 के अंदर ही सारा कवर कर लूँ। अगर कुछ रह जाता है तो पार्ट 3 वीडियो बनाई जाएगी और उसके अंदर सारा कराया जाएगा। ठीक है, आपको बस ये 3 वीडियो 3 घंटा, जिसको आराम से 2 की स्पीड में देखिए, 1.5 की स्पीड में देखिए, पर देखिए और सुनिए और समझिए। वॉइस की प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा तो हेडफोन का लगा लीजिएगा, आपको आसानी होगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना कर लेते हुए शुरू करते हैं। बोला कि हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन इंडोर मैनेजमेंट एंड इट्स काइंड विथ इलिस्ट्रेशन। तो बोला गया इंडोर मैनेजमेंट मीन्स अ साइन ऑन द बैक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, एक साइन और बैक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक अ चेक, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज। साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको साइन किया गया है उसके पीछे, और वो क्या है, चेक है, प्रॉमिसरी नोट है और बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस वीडियो को, इससे पिछली वीडियो नहीं देखिए, वो पिछली वीडियो में जाए, वहाँ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। टू ट्रांसफर द टाइटल या टू ऑथराइज अनदर पर्सन टू रिसीव अ पेमेंट। क्या था, ट्रांसफर करता है टाइटल को या ऑथराइज करता है किसी दूसरे पर्सन को कि उसको ये पेमेंट रिसीव मिले। इट इज मेथड ऑफ नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफरिंग या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये मेथड है कि नेगोशिएशन किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। लीगल डेफिनेशन की बात करी जाए तो बोलेगा सेक्शन 15 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1891 में इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, 1881 में इसको डिफाइन किया गया। अब बोला गया कि इंडोर मैनेजमेंट मीन अ सिग्नेचर मीन्स, इंडोर मैनेजमेंट मीन्स द सिग्नेचर विथ या विदाउट वर्ड्स। कहता है विदाउट वर्ड्स मेड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय द होल्डर फ्रॉम द पर्पस ऑफ। क्या होल्डर के द्वारा किया जा रहा है, किसके पर्पस के लिए, पहला नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेशन या रिस्ट्रिक्टिंग नेगोशिएशन या ग्रांटिंग अ मैंडेट या अथॉरिटी ऑफ रिसीव पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ इंडोजर। इंडोजर के बिहाफ पर उसको पेमेंट दिया जा सके, रिसीव किया जाए। पर्पस ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट का क्या होता है, पहला नेगोशिएशन। देखो पहले डेफिनेशन के अंदर इसको पर्पस दे रखा है, नेगोशिएशन, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टिंग नेगोशिएशन और ग्रांटिंग मैंडेट। यही पर्पस होता है, यही इसके डेफिनेशन के तीनों पॉइंट्स हैं। मतलब डेफिनेशन यूज किया तो पर्पस भी आपका यूज हो, मतलब डेफिनेशन आपने याद किया तो पर्पस भी आपका याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोलेगा काइंड ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कहता है कितने तरह के इंडोर मैनेजमेंट होते हैं। तो बोलेगा ब्लैंक इंडोर मैनेजमेंट। ब्लैंक मतलब खाली, बिल्कुल खाली, जहां पे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। क्या खाली है, द इंडोर साइन ओनली द नेम विदाउट स्पेसिफिक द इंडोर्जी। कहता है स्पेसिफाइंग नहीं किया कि इंडोर्जी कौन है। मेक द इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बियरर। कहता है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पे कर दे किसके लिए, बियरर के लिए, बियर को ये मिलेगा। आफ्टर ब्लैंक इंडोजमेंट द इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर बाय मैनी डिलीवरी। मतलब अगर मान लो किसी को ब्लैंक चेक दे दिया, ब्लैंक चेक मतलब कि अमाउंट नहीं मेंशन कर रखा उसके ऊपर और साइन करके दे रखा है, तो वो किसी को भी अगली डिलीवरी के लिए ट्रांसफर कर सकता है। मिस्टर ए साइन अ चेक ऑन द बैक विदाउट नेमिंग एनीवन। कहता है बैक कर दिया विदाउट किसी के नाम डाले हुए। द चेक नाउ बिकम अ पेबल टू द बियरर। वो बियरर को पेबल किया जा सकता है, मतलब एक तरह का नोट बन गया, कहीं भी किसको भी दिया जा सकता है। फुल और स्पेसिफिक इंडोर्समेंट, कहता है फुल है या स्पेशल इंडोर्समेंट है, मतलब एक स्पेशल इंडोर्समेंट या फुल। तो बोला गया द इंडोजर स्पेसिफाई द नेम ऑफ द इंडोजरी। कहता है इंडोजर जो है वो स्पेसिफाई करता है नाम किसका, इंडोजरी का। टू बूम द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल, कि किसको ये पैसा पे किया जाएगा। ओनली द स्पेसिफाई इंडोर्जी कैन क्लेम पेमेंट। कहता है जो स्पेसिफाई इंडोर्जी होता है वही क्लेम कर सकता है उसकी पेमेंट के लिए। तो वो बोलेगा स्पेसिफिक इंडोर्समेंट। ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन। कहता है जो ट्रांसफर कर सकता है इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन को, मतलब एक लिमिटेड पर्सन को, जिसको डिफाइन किया गया। मतलब एग्जाम्पल समझिए, तो बोलेगा मिस्टर ए इंडोर्जर अ चेक पे टू मिस्टर बी एंड साइन ओनली मिस्टर बी कैन प्रेजेंट इट इफ इज अ पेमेंट ऑफ फर्दर
नेगोशिएशन, मतलब मिस्टर ए ने इंडोर्स किया एक चेक, दिया मिस्टर बी को और साइन कर दिया कि ये पेमेंट जो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बी को मिलेगा, बी ही इसको नेगोशिएट कर सकता है, मतलब पेमेंट नेगोशिएट मतलब कि बैंक से जाकर पेमेंट निकाल सकता। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट कौन सा होता है? तो बोला गया लिमिट एंड राइट्स ऑफ इंडोर्जी, एक लिमिट है और उसके राइट्स दे रहे हैं किसके? इंडोर्जी के। तो टाइप्स ऑफ इंक्लूड कौन कौन से होते हैं? फॉर कलेक्शन ओनली, कि सिर्फ वो कलेक्शन कर सकता है। कंडीशनल इंडोर्समेंट और इंडोर्समेंट फॉर द डिपॉजिट ओनली। पढ़ते हैं फॉर कलेक्शन क्या कहता है? कहता है द इंडोर्जी कैन ओनली कलेक्ट पेमेंट और मस्ट बी क्रेडिट द अमाउंट टू इंडोर्जर अकाउंट। ठीक है। कंडीशन इंडोर्समेंट कहता है पेमेंट डिपेंड ऑन द कंडीशन, सीधी सी बात है, कंडीशन मतलब पेमेंट जो मिलेगी कंडीशन के डिपेंड पे मिलेगी। इंडोर्समेंट फॉर द डिपॉजिटरी ओनली रिस्ट्रिक्टेड द चेक टू बी डिपॉजिटेड ओनली, नोट अ नेगोशिएट फर्दर। कि फर्दर में उसको क्या जाता है एग्जाम्पल के लिए, उसने बोला था क्वेश्चन में एग्जाम्पल देना, तो इसलिए हर किसी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। मिस्टर ए इंडोर्जी है, अ चेक विथ फॉर द कलेक्शन ओनली एंड साइन, साइन कर दिया कलेक्शन के लिए। द बैंक कैन ओनली कलेक्ट द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए एंड क्रेडिट टू हिज अकाउंट, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ठीक है। बोला गया पार्टीज इंडोर्समेंट, पार्टियल इंडोर्समेंट मतलब पोर्शन वाइज। कहता है इंडोर्समेंट में द पार्ट ऑफ द अमाउंट ओनली, इट इज नॉट अ वैलिड फॉर नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, वो वैलिड नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो होल अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर, कहते हैं पूरा अमाउंट ही उसका ट्रांसफर होगा। अब मिस्टर इंडोर्स द चेक 5000 व्हेन द चेक इज 10,000 इज अ वैलिड, कहते द चेक इज फॉर 10,000 दिस इज इनवैलिड। अगर वो इंडोर्स कर रहा है 5000 के लिए और चेक हो 10,000 का, तो वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। कंडीशनल इंडोर्समेंट कहता है पेमेंट इज सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशन, कहता है पेमेंट जो है कि स्पेसिफिक कंडीशन के लिए किया गया, तो वो कंडीशनल इंडोर्समेंट में आ गया। इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल पेमेंट में बी रिफ्यूज, पेमेंट क्या कर दिया जाएगा? रिफ्यूज किया जाएगा। मिस्टर ए इंडोर्स अ पे टू मिस्टर बी इफ अ कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड साइन, कहता है कंप्लीट प्रोजेक्ट किया और साइन किया, तो अगर कंप्लीट नहीं हुआ प्रोजेक्ट तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्यूज कर दिया जाएगा। क्वालिफाइड इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड इंडोर्समेंट क्या कहता है? चलो, कहता है द इंडोर्जर लिमिट देयर लायबिलिटी, कहता है उसकी लिमिट्स की देयर की लायबिलिटी करी गई है ना, लिमिट ऑफ लायबिलिटी कर दिया गया। बोलेगा कॉमनली डन बाय द एडिंग वर्ड्स लाइक विदाउट रिसोर्सेज, मीनिंग ऑफ द इंडोर्जर विल नॉट बी लायबल इफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर, इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। Mr. A endorses a check without resources, the sign of the limit is his liability. Promissory endorsement कहता है promissory जो कि promise किया गया endorsement के लिए, where the endorser promise to pay the amount in case of instrument is dishonor, वो promise कर रहा है कि अगर instrument dishonor हो जाएगा, कि अगर चेक से पेमेंट नहीं हो गई, वो बेकार हो जाएगा, तो मैं उसकी पेमेंट करूंगा। This creates a primary liability, इसकी अपनी primary liability पे ये क्रिएट किया जाता है। पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलते आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द लीगल स्टेटस एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। देखो फंक्शन ऑफ आरबीआई में करा चुका हूं, मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको कराऊंगा क्या लीगल स्टेटस ऑफ द फंड। अब ये मतलब फंक्शन ऑफ आरबीआई क्या भाई, पिछले पार्ट के अंदर ही, पार्ट सेक्शन सी के पार्ट 1 के अंदर ही फंक्शन ऑफ आरबीआई कराया था, जिसके अंदर पूरा फंक्शन के बारे में डिटेल करी थी। एक बार पहले मैं उसके ऊपर नजर डाल देता हूँ। चलो, ये रहा फंक्शन ऑफ आरबीआई। क्या करता है आरबीआई? मॉनेटरी अथॉरिटी है, इशू ऑफ करेंसी है, रेगुलेटेड सुपरविजन है, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, मैनेज करता है, गवर्नमेंट बैंकर डेप्ट मैनेजर बैंक से। ठीक है, ये सारा मैं करा चुका हूँ। ठीक है, चलो अब हम करेंगे लीगल स्टेटस ऑफ द फंक्शन ऑफ, लीगल स्टेटस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या था रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का लीगल स्टेटस क्या है? तो बोला गया इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कहता कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1934 में एक्ट बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट। ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 में इसका इस्टेब्लिश किया गया इंडिया के अंदर। ठीक है, ये लाइन मैं पहले बता चुका हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओरिजिनली सेट अप द प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक्स, इट नेशनलाइज इन 1949 मेकिंग इट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन। लीगल पर्सनैलिटी की बात करी जाए तो आरबीआई का एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, इट हैज
परपेंचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, इसके पास क्या है, कॉमन सील, और ये क्या है, परपेंचुअल सक्सेशन है। अभी हम तो बोलना कॉमन सील क्या होता है, परपेंचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी एक्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ उसको। इट कैन बी सू या टू बी सूड इट्स ऑन द नेम, वो केस कर सकता है और उसको भी केस किया जा सकता है उसके नाम पे। ऑपरेट्स अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 विच डिफाइंड इट्स पावर, फंक्शन एंड ड्यूटीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या करता है, इसके पावर की बताता है, इसके फंक्शन की बताता है और इसके ड्यूटीज की बताता है। स्टेटस एज द सेंट्रल बैंक, कहता है सेंट्रल बैंक का इसका स्टेटस है, मतलब कहता है इसको स्टेटस दिया गया कि बैंकों का बैंक या इंडियन बैंक का एक सबसे ज्यादा सेंट्रल बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है ना, सेंट्रल का बैंक है। क्या बोला गया, कहता है आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द रेगुलेशन इशू ऑफ करेंसी एंड मेंटेनिंग द मॉनेटरी स्टैब्लिश, मेंटेन करता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी को। इट्स एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक एंड गवर्नमेंट बैंकर्स, ये एक्ट करता है बैंकर का बैंक होने का एंड गवर्नमेंट के बैंक होने का। इट अ सोल इशू ऑफ द करेंसी नोट्स, कहता है ये अकेला है जो इशू कर सकता है करेंसी के नोट्स को, ठीक है, एक्सपर्ट 1 रुपीज जो कि फाइनेंस मिनिस्टर कर सकता है, एक्सेप्शन। ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल, कहता ऑल दो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द आरबीआई एंजॉय ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इन मॉनेटरी पॉलिसी, वो ऑटोनॉमी को एंजॉय कर सकता है और मॉनेटरी पॉलिसी को एंजॉय कर रहा है। द गवर्नमेंट अपॉइंट्स द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर, गवर्नमेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है गवर्नर को और डिप्टी गवर्नर को, सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंस टू रेगुलेट द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम, जो कि सिग्निफिकेंट करे और इंडिपेंडेंट बेसिस पे रेगुलेट करे किसको, मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है, फंक्शन में करा चुका हूं, अब पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इंडिया, कहता बात करते हैं, डिस्कस करिए कि बैंकिंग को डेवलपमेंट कैसे किया गया। देखो जब मैंने सेक्शन ए कराया और सेक्शन बी कराया तो उसमें ज़्यादातर बात कर रहे थे नेगोशिएबल एक्ट की, जब मैं सेक्शन सी कर रहा हूँ तो यहाँ पर ज़्यादातर बात कर रहे हैं बैंकिंग एक्ट की, बैंकिंग लॉ के बारे में, बैंकिंग के बारे में। रीजन कि भाई जो नेगोशिएबल सेक्शन नेगोशिएबल एक्ट है, मैं ये नहीं कहता कि उसमें सेक्शन सी में नहीं आता है, पर सेक्शन सी के अंदर पूछे जाने वाले ज़्यादा क्वेश्चन बैंकिंग से है, इसलिए यहाँ पे बैंकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर बैंकिंग कैसे डेवलप किया गया। तो पहले तो एशियंट एंड मिड लेवल पीरियड, कहता है मिडिएवल पीरियड, कहता है एशियंट और मिडिएवल पीरियड के अंदर में बैंकिंग का क्या सिस्टम था। तो बोला क्या, इन एशियंट बैंकिंग एक्टिविटी वर द इन्फॉर्म एंड मेनली कंडक्ट बाय द मनी लैंडर, जो मनी लैंडर होते थे ना, बड़े लोग होते हैं, वही बैंकिंग एक्टिविटी को इन्फॉर्म करते थे, ठीक है, जिसको मर्केंट एंड इंडिजिनियस बैंकर्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सेठ, सेठ बोलते, क्या बोलते थे, सेठ बोलते थे, सरोफस एंड हुंडी ट्रेड, हुंडी ट्रेड बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, हुंडी ट्रेड्स। इसके द्वारा मनी को क्या किया जाता था, एक्टिविटी में डाला जाता था, बिजनेस एक्टिविटी में। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द बैंकिंग एक्टिविटी कम फ्रॉम द वैदिक पीरियड में आया, अराउंड 1500 BC में, वेयर मनी लैंडिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग वर द पार्टिसिपेट किया गया। और क्या कहते हैं उस टाइम वैदिक के टाइम पे 1500 BC के अंदर आया मनी लैंडिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग वेरा पार्टिसिपेट, उस टाइम पे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करी गई और डिपॉजिट के बारे में बात करी गई। द हुंडी सिस्टम, जो हुंडी सिस्टम था, इंडिजिनियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता था हुंडी सिस्टम के अंदर जो कि सिमिलर होता था किसके, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह। फैसिलिटेड ट्रेड एंड क्रेडिट अमॉन्ग द मर्केंट, मर्केंट मतलब जो कॉमर्शियल बिजनेस होता था, बैंकिंग खरीदना, बिजनेस को चीज़ों को खरीदना बेचना, इस चीज़ का मर्केंट का जो मीन्स होता है वो होता है चीज़ों को खरीदना बेचना, ठीक है, एक पैसे के बेस पे, क्रेडिट सिस्टम के बेस पे। तो वो हुंडी में उस टाइम पे एक चलता था इंडुगियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि सिमिलर था बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह। बोला गया टेम्पल्स एंड एग्रेहंस, कहता चैरिटेबल ट्रस्ट ऑल्सो प्ले अ रोल इन सेफ गार्डिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी, वो लैंडिंग मनी को सेफ गार्डिंग डिपॉजिट करते थे। हाउएवर देयर आर नो ओरिजिन एंड फॉर्मल बैंकिंग इंस्ट्रूमेशन एज अ अंडरस्टूड टुडे, कहता जैसा आज की डेट में एक फॉर्मल बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, उस टाइम पे कुछ नहीं होता था, मतलब एशियंट के टाइम पे, एशियंट एंड मेडिवल पीरियड के टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे सेठ होते थे जो पैसों को लेन देना करते थे, ठीक है, एविडेंस उन्हीं के ऊपर एक्टिविटी मानी जाती थी। एक हुंडी सिस्टम चलता था जहाँ पे एक इंडिजिनियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चलता था जिसके बेस पे, जो कि बिल्कुल डिटो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह था, जिसके बेस पे क्रेडिट पीरियड को मर्केंटाइन एक्टिविटी में डाला जाता था। मर्केंट एक्टिविटी मतलब वही बिजनेस की एक्टिविटी खरीद का। फिर आ गया क्लॉइन पीरियड एंड द अर्लियर बैंकिंग, कहता कॉइन पीरियड, जहाँ पे कॉइन चलने लग गया। क्या चलने लग गया? कॉइन चलने लग गया। अब बोला गया फॉर्मल बैंकिंग इन इंडिया बीइंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश
colonial period in the late 18th century. 18th सेंचुरी में ब्रिटिश लेके आए हमारे पास कॉनियल मतलब कॉइन का पीरियड, जहां हम कॉइन से चीज़ों को खरीदना बेचना शुरू किया. द फर्स्ट बैंक वाज अ बैंक ऑफ हिंदुस्तान. एक पहला बैंक था जिसको बैंक ऑफ हिंदुस्तान बोला गया, जो कि स्टैब्लिश इन द 1770 इन अ कल्चर कोलकाता. नाउ कोलकाता इट वाज शॉर्ट लिव्ड इन लिक्विडेटेड बाय 1829. मतलब कि कोलकाता में पहला बैंक बनाया गया 1770 के अंदर. याद रखना कॉइन पीरियड है, अगर आए तो कॉइन पीरियड में ये बातें जरूर लिखना, बाकी कुछ लिखो मत लिखो, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉइन पीरियड को लेके आई और फर्स्ट बैंक उसने स्टैब्लिश किया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि स्टैब्लिश किया गया 1970 के अंदर. कहाँ? कोलकाता में. और नाउ कोलकाता इट वाज अ शॉर्ट लिव्ड एंड लिक्विडेटेड बाय 1829. और 1829 में उसको बंद कर दिया गया. बोले कहते जनरल बैंक ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश इन 1786 बट फेल्ड सून. मतलब फेल हो गया. द फर्स्ट लास्ट लिस्टिंग बैंक वेयर 1806 में बना द बैंक ऑफ कोलकाता. 1806 में बना कौन सा? द बैंक ऑफ कोलकाता. 1840 में बना बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बना बैंक ऑफ मद्रास. दीज थ्री बैंक लेटर मर्ज ऑफ द फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921. कहता है ये तीनों बैंक मर्ज होकर कौन से बन गए? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, विच वाज अ लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईरा एंड एक्टेड एज अ क्वाइज सेंट्रल बैंक, जो कि एक्ट करता था क्वासी सेंट्रल बैंक की तरह एक्ट करता था, जो कि 1921 में बना गया. फिर आ गया डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल बैंकिंग. जब डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल बैंकिंग की बात करी गई तो बोला गया सर्व प्राइवेट सेक्टर बैंक वर द एस्टैब्लिश इन द 19th सेंचुरी या अर्लियर 20th सेंचुरी इंक्लूडिंग, मतलब 19th सेंचुरी खत्म हो रहा था और 20th सेंचुरी आ रहा था, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बना, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में और कैनरा बैंक 1906 के अंदर बना. These bank primarily serve the urban and trading community. The banking system was dominated by the European banks, limited access for the Indian business and agriculture. मतलब ये क्या बोला, जो बैंक से बने ना वो यूरोपियन बैंक बन गए और लिमिटेड एक्सेस हो गया किसका? इंडियन बिजनेस के लिए और उसके एग्रीकल्चर के लिए. तब आए हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसका फॉर्मेशन किया गया 1934 के अंदर है. 1 अप्रैल 1935 में वो हमारा एक्टिव हो गया था, स्टैब्लिश हो गया था. 1934 में उसका एक्ट बनाया गया. इट इज लुक अ कंट्रोल करेंसी इश्यूज एंड बैंकिंग रेगुलेशन विच आर प्रॉपरली स्टैब्लिश टू द बैंकिंग सिस्टम, जो कि प्रॉपरली स्टैब्लिश किया किसने? बैंकिंग सिस्टम में. फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 के बाद. द बैंकिंग सिस्टम फ्रेग्रेंट एंड द डोमिनेटेड बाय द फ्यू लार्ज बैंक्स, है ना. द गवर्नमेंट एम्ड द एक्सपेंडेड बैंकिंग सर्विस रूरल एंड अनडेवलपमेंट एरियाज. मेजर डेवलपमेंट इंक्लूड्स बैंकिंग नेशनलाइजेशन कर दिया 1969 के अंदर. सेकंड फेज ऑफ द नेशनलाइजेशन 1980 के अंदर. एक्सपेंशन ऑफ द ब्रांच नेटवर्क, क्या करा? एक्सपेंड कर दिया ब्रांच के बैंक के नेटवर्क को, जो क्या था? ब्रांच किया गया. ब्रांचेस इंक्रीज इन द ड्रामेटिक इन द रूरल एंड रिमोट एरिया. अलग अलग एरिया में भी उसके बैंकों को डाला गया. फिर आया रीजनल रूरल बैंक्स, जिसको RRBS बोला गया, जो कि स्टैब्लिश हुआ 1975 में इन द प्रोवाइडेड. देखो ये टाइम पीरियड आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है. अंदर आप कुछ भी लिख दो पर ये टाइम पीरियड याद करने पड़ेंगे. 1975 में आया. प्रोवाइडेड द बैंक सर्विस रूरल एरिया इन स्मॉल फार्मर्स आर्टिस्ट एंड द एग्रीकल्चर लेबर्स फंक्शन अंडर द ओनरशिप सेंट्रल बैंक एंड द स्टेट बैंक एंड रिस्पॉन्सर बैंक पे द रूरल रोल इन द फाइनेंशियल इंक्लूड्स. उसका एक क्रूशियल रोल था फाइनेंशियल के अंदर, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर. फिर आ गया कॉर्पोरेटिव बैंकिंग, जिसको प्राइवेट बैंक बोला गया. कॉर्पोरेटिव बैंक डेवलपेड एज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट को डेवलपमेंट किया गया. डिजाइन टू प्रमोट क्रेडिट एबिलिटी टू एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ऑपरेट इन द विलेज डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, फंक्शन अंडर द ड्यू कंट्रोल RBI या रजिस्टर्ड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी. देखो इसको स्टेट लो बोला गया. लिबराइजेशन हुआ. लिबराइजेशन इन मॉडर्न एक्टिविटी 1900 पोस्ट 1991 के अंदर ये बात आई, जहां बोला गया इकोनॉमिक्स लिबराइजेशन 1991 ब्रॉट द सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंटिटी इन द प्राइवेट सेक्टर्स, इंट्रोड्यूस द न्यू बैंकिंग टेक्नोलॉजी लाइक ATMs, इंटरनेट बैंकिंग. अडॉप्टेड किया गया बेस्ड ऑन द नॉर्म्स फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट, ग्रेटर फोकस ऑन द कस्टमर सर्विस एंड कंपनसेशन. फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड टेक्नोलॉजी. फाइनेंशियल इंक्लूजन आया, टेक्नोलॉजी बोला गया जय धाम योजना, डिजिटल बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस
ये सारी चीज़ें उस टाइम पे डाली गई। करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस आया, कुछ जो आज की डेट में चल रही हैं, ये उसके बारे में बात कर रहा है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी, NBC जो बैंकिंग सेक्टर है ना, ग्रीन बैंकिंग, ये सारी बातें बात करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 जो बात करता है डिसऑनर ऑफ चेक, मीनिंग, काइंड एंड सेक्शन 138। ओह, सेक्शन लिख दिया भाई, तो सबसे बड़ी बात तो यही वाली जिज्ञासा आ गई भाई, सेक्शन 138 है क्या, ये जानने की जिज्ञासा आ गई होगी कि सेक्शन 138 ऐसा है क्या, ये जानना है भाई कि सेक्शन 138 क्या है, ठीक है, ये जानने की जिज्ञासा आ गई होगी कि सेक्शन 138 है क्या। तो पहले पढ़ेंगे डिसऑनर ऑफ चेक। देखो डिसऑनर ऑफ चेक का नॉर्मल से मीनिंग बता दो कि मैंने एक चेक बैंक में जमा किया, चेक बाउंस हो गया, बाउंस हो गया मतलब चेक डिसऑनर हो गया। किसकी वजह से? सामने वाले के अकाउंट में पैसे नहीं थे, जिसको बोलते हैं इनसफिशिएंट फंड। चेक में जो साइन था वो मिसमैच हो गया, उसकी वजह से हो गया। तीसरा, चेक ओवर डेटेड था, मतलब 3 महीने से ज़्यादा का पुराना चेक था, इस वजह से वो बाउंस हो गया। ये 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हो जाते हैं, ठीक है। और यही कारण जो है काइंड्स ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक के अंदर बोला गया। पहला डिसऑनर, नॉन पेमेंट, कि पेमेंट नहीं हुई, मतलब पेमेंट नहीं हुई, उसका कारण क्या था? इनसफिशिएंट फंड था, पेमेंट स्टॉपेज किया गया, या सिग्नेचर मिसमैच थी, ठीक है, या अकाउंट्स इज क्लोज कर दिया गया है, या पोस्ट डेटेड या सेटल्ड था, 3 महीने का बाद था, ये नॉन पेमेंट के अंदर आ गया। डिसऑनर बाय द नॉन एक्सेप्टेंस, कहता है उसने एक्सेप्टेंस नहीं किया, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया गया। डिसऑनर बाय द नॉन एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर करता है, ड्रॉ द रिफ्यूज दैट एक्सेप्ट द बिल, है ना। फॉर अ चेक डिसऑनर इन जनरली बाय नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट कर दिया गया, है ना, ठीक है। 2 बताए गए, नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन पेमेंट में क्या क्या आया? इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें। चलो पहले हम ऊपर से पढ़ के आते हैं नीचे तक, ठीक है, फिर करेंगे। अच्छा एक चीज और बताऊं, देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका 4 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर 4 मार्क्स में पूछेगा तो डिट्टो लिखना जैसा लिखा हुआ है, 10 मार्क्स में पूछेगा तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, मतलब ये लिख के इसके 3 पॉइंट्स, ये लिख के इसके 3 पॉइंट्स, और इसको न्यूमेरिकल रखना है, इसको 1, चलो इसको न्यूमेरिकल रख लो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये 10 मार्क्स में आप लिख सकते हो बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इतना ही याद होना चाहिए एग्जाम के अंदर, सिर्फ आपको एग्जाम्पल साइड करना है इसके अंदर। चलो चलते हैं। बोला गया डिसऑनर ऑफ चेक, मीनिंग, काइंड्स एंड सेक्शन 138। कहता है मीनिंग बताओ, काइंड्स बताओ और सेक्शन 138 बताओ कि ये है क्या। तो मीनिंग मैंने बताया कि अ चेक इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एट द बैंक टू पे स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉयर अकाउंट्स टू द पे या बेयर, ये चेक है। बोला अगर डिसऑनर ऑफ चेक मीन्स अ रिफ्यूज कर दिया गया, फेलियर ऑफ द बैंक टू हॉनर द पेमेंट ऑफ अमाउंट स्पेसिफाई इन द चेक व्हेन अ प्रेजेंटेड ऑफ द पेमेंट। कहता है जो चेक प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए वो फेलियर कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया कि पेमेंट नहीं करी जाएगी। पहला, इट हैज सिंपल टर्म, इसका सिंपल टर्म क्या है? व्हेन अ चेक इज प्रेजेंट टू द बैंक एंड द बैंक रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑफ द होल्डर या पे, द चेक इज सेड टू डिसऑनर। वो चेक क्या कहलाएगा? डिसऑनर कहलाएगा। डिसऑनर में बी एक्वायर्ड ड्यू टू वेरियस रीजन, वेरियस रीजन हो सकते हैं, सच एज इनसफिशिएंट फंड, सिग्नेचर मिसमैच, अकाउंट्स क्लोजर, या एनी इरेगुलरिटी। कोई एक इरेगुलरिटी की वजह से भी चेक को बाउंस किया जा सकता है और उसी को बोला जाएगा वापस किया जाता है, फेलियर टू पे करा जा सकता है, उसको डिसऑनर बोलते हैं। काइंड की बात करिए तो मैंने काइंड में बताया कि 2 तरह का होता है, नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन पेमेंट में बोला गया दिस एक्वायर व्हेन द बैंक रिफ्यूज टू पे, बैंक क्या कर रहा है? रिफ्यूज टू पे द चेक अमाउंट ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट फंड या एनी अदर वैलिड रीजन, चेक रिटर्न अनपेड बाय द बैंकर। कॉमन रीजन क्या होता है? इनसफिशिएंट फंड, ये सब मैं बता चुका हूँ। नॉन एक्सेप्टेंस कहता है एप्लीकेबल ओनली द बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर एंड द नॉट एक्सेप्टेंट, है ना, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट। जनरली रीजन क्या होता है? नॉन पेमेंट ही होता है। अब बोला गया लीगल प्रोविजन, सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981। कहता क्या लीगल प्रोविजन है? सेक्शन 138 कहना क्या चाहता है, कर क्या सकते हैं इसके अंदर, ये मेन चीज है।
तो बोला गया सेक्शन 138 डील करता है स्पेसिफिकली विद द ऑफेंस ऑफ द डिसऑनर ऑफ चेक फॉर द इनसफिशिएंट फंड या अदर रीजन। कहता है ये क्या कहता है, कहता है एक ऑफेंस है, ये क्या है, एक ऑफेंस है अगर कोई चेक डिसऑनर होता है, चाहे वो इनसफिशिएंट फंड की वजह से हो या किसी भी रीजन की वजह से हो, ये क्या कहलाता है, ये एक ऑफेंस कहलाता है। ठीक है, देखो ये तो लो लैंग्वेज कहता है, इसको टेक्सटाइज समरीज की गई है। ओहो, चलो इसको एक्सप्लेन नहीं कर देते थोड़ा अच्छे से। बोला गया टेक्सटाइज समरीज में समरीज बेस पे हम पढ़ रहे हैं, मतलब जनरल लैंग्वेज पढ़े, लीगल लैंग्वेज नहीं है, इस समराइज करके बता रखा है। कहता है इफ अ चेक ड्रॉ बाय द पर्सन वन अकाउंट मेंटेन बाय हिम इज रिटर्न अनपेड बाय द बैंक फॉर इनसफिशिएंट फंड, किसकी वजह से, इनसफिशिएंट फंड, या बिकॉज इट एक्सीड द अरेंजमेंट मेड विद द बैंक, द ड्रॉअर ऑफ द चेक शैल बी डीम्ड टू हैव अ कमिटी एन ऑफेंस। क्या बोला गया, टू हैव अ कमिटेड एन ऑफेंस, कमिटेड ऑफेंस कहलाता है। मतलब कहता है कोई भी एक चेक जो कि ड्रॉवर बैंक में डिपॉजिट करता है, उसको मेंटेन करता है मगर रिटर्न हो जाता है अनपेड, तो इसको क्या बोला जाएगा, वो ऑफेंस माना जाएगा। कमिटेड क्या कहा जाएगा, ऑफेंस कमिटेड जाएगा। चेक विल बी डीम टू बी हैव ड्रॉवर, अगर चेक क्या हो गया, ब्लैंक आ गया, पैसा वापस नहीं आया, तो ऑफेंस माना जाता है। द ड्रॉवर मस्ट हैव इशू द चेक फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेप्ट या लाइबिलिटी। क्या कर सकता है, ड्रॉवर मस्ट कर सकता है हैव अ इशू द चेक फॉर द डिस्चार्ज एनी डेप्ट या लाइबिलिटी, उसके लिए, उस लाइबिलिटी के लिए वो चेक उसी को करना पड़ेगा। ठीक है, पे या होल्डर मस्ट मेक अ रिटर्न डिमांड फॉर द पेमेंट विद इन 30 days ऑफ द चेक बीइंग रिटर्न। कहता है जो चेक रिटर्न हुआ उसके लिए वो डिमांड कर सकता है ऑन राइटिंग, पेमेंट उसको देना पड़ेगा। द ड्रॉअर मस्ट बी फेल टू मेक अ पेमेंट विद इन 15 days ऑफ द रिसीविंग ऑफ द नोटिस, अगर वो नोटिस के 15 दिन के अंदर, देखो 30 दिन में चेक रिटर्न होगा और उसको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही वो नोटिस मिला और वो फेल हो गया 15 दिन के अंदर रिसीविंग द नोटिस, पेमेंट करने के लिए, फेल टू मेक अ पेमेंट इफ द कंडीशन आर फुलफिल, कहता है दीज कंडीशन, अब जितने भी कंडीशन फुलफिल होता है, ड्रॉवर कैन बी प्रोसिक्यूट एंड पनिशेबल। ड्रॉवर को क्या हो सकता है, जेल हो सकता है, और वो क्या है, पनिशेबल हो जाएगा। ये सेक्शन 138 राइट्स देती है होल्डर को कि भैया आपका चेक या आपका कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर डिसऑनर हो जाता है तो आप उसको नोटिस दीजिए। ठीक है, 30 दिन के अंदर आप उसको एक्शन ले सकते हैं। अगर आपने 30 दिन के अंदर एक्शन ले लिया और उसने आपको पेमेंट नहीं करी, तो आप विद इन 15 days क्या कर सकते हैं, उसको नोटिस देना, बोलोगे भैया मेरा पेमेंट करा दो। ठीक है, चलो बोला गया इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 138। कहता क्या इसेंशियल इंडिग्रिटीज है इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्या था, द चेक मस्ट बी ड्रॉ ऑन बैंक अकाउंट मेंटेन बाय द ड्रॉअर। कहता है जो चेक होना मस्ट बी ड्रॉ किया होगा जो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है ड्रॉअर के द्वारा। द चेक मस्ट बी रिटर्न अनपेड, चेक रिटर्न होना चाहिए किसकी वजह से, अनपेड ड्यू टू इंसफिशिएंट या एक्सीड एग्रीमेंट विद द बैंक, है ना। द चेक मस्ट हैव बीन इशू द पेमेंट ऑफ लीगल इन्फोर्सेबल डेप्ट या लाइबिलिटी। मतलब ऐसा ना हो कि मैंने बोला भाई तू मर्डर कर दे, तू सामने वाले का मर्डर कर दे, मैं तेरे को 10 लाख का चेक दूंगा। उसने मर्डर कर दिया, मैंने 10 लाख का चेक दे दिया और चेक हो गया बाउंस, वो बोलेगा हो चेक बाउंस हो गया, चल अब सेक्शन 138 नेगोशिएबल एक्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा मैं तेरे पे केस करूंगा और 15 दिन के अंदर नोटिस दे रहा हूं, और नोटिस रिसीव होने के 15 दिन के अंदर तेरे को पेमेंट करना। मैं नोटिस, वो मुझे नोटिस देगा 30 दिन के अंदर अंदर और मैं उसको पेमेंट करूंगा 15 दिन के अंदर अंदर। नहीं करता तो मुझे क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा और ये पनिशेबल ऑफेंस के अंदर काउंट हो जाएगा। पर ये तब होगा जब वो लीगल काम करता है, मर्डर करने के लिए नहीं होगा। ये लाइन यही कहती है। द पे होल्डर मस्ट बी गिवन अ रिटर्न डिमांड लीगल नोटिस टू द ड्रॉ विद इन 30 days। कहता पे जो होना चाहिए ना, वो पे होल्डर को डिमांड करे ऑन रिटर्न, रिटर्न में लीगल नोटिस के साथ विद इन 30 days रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ डिसऑनर। जैसे ही उसको इन्फॉर्म हुआ कि उसका चेक जो है डिसऑनर हो गया, तब से वो दिन काउंट हो जाएगा। ड्रॉअर मस्ट फेल टू मेक अ पेमेंट विद इन 15 days आफ्टर रिसीविंग द नोटिस। जो ड्रॉअर होगा ना वो 15 दिन के अंदर फेल होना जरूरी है। ऐसा नहीं है 14 दिन हुआ और मैंने जाकर केस कर दिया, नहीं,
पूरे के पूरे 15 दिन होने जरूरी हैं कि पेमेंट नहीं दिए, तब जाकर उसको प्रोसिक्यूशन या जेल होगा। द ऑफेंस मस्ट बी इनिशिएटेड विद इन 1 मंथ ऑफ द एक्सपायर ऑफ द 15 डेज पीरियड। ऑफेंस तभी काउंट करा जाएगा जब इनिशियल विद इन 1 मंथ ऑफ एक्सपायर ऑफ द 15 डेज पीरियड। कहता है एक्सपायर हो जाए तो अपना दिन के पीरियड के बाद तब वो ऑफेंस काउंट किया जाएगा, इनिशियल लिया जाएगा अगर विद इन 1 मंथ के अंदर। पनिशमेंट अंदर सेक्शन 138 क्या पनिशमेंट देता है? कहता है जेल है 2 साल की, 2 साल तक की जेल है। फाइन विच मेनी एक्सटेंड ट्विंस ऑफ द अमाउंट द चेक, कहता जो अमाउंट होगा उसका चेक का दुगना फाइन होगा। बोथ इम्प्रेजमेंट एंड फाइन, कहता दोनों ही इम्प्रेजमेंट और फाइन दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। प्रोसीजर फॉर कंप्लेन अंडर सेक्शन 138, कहता क्या प्रोसीजर है कंप्लेन करने का। देखो हमने पढ़ा कि कब एप्लीकेबल होगा, हमने पढ़ा क्या कहता है ये कहता है कि भाई पेई को पैसा मिला उसके लिए। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या सजा मिलेगी, यही पढ़ लिया। अब हम क्या प्रोसेस है इसका मेंटेन करने का, तो बोलेगा कंप्लेन मस्ट फाइल अ कंप्लेन बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट, है ना, बिफोर द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। द कंप्लेंट शुड बी फाइल विद इन 1 मंथ ऑफ द एक्सपायर 15 ऑफ द डेट ऑफ नोटिस। कहता 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ नोटिस, मतलब मैंने नोटिस दिया, 15 दिन वेट किया, 15 दिन एक्सपायर हो गया, तो विद इन 1 मंथ मुझे केस फाइल करना पड़ेगा। द कंप्लेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय, कंप्लेन क्या करता है, मस्ट बी सपोर्टेड करता है ओरिजिनल चेक्स को, ओरिजिनल चेक होगा तभी सपोर्ट करेगा। बैंकर्स रिटर्न मेमो, जो बैंकर रिटर्न करेगी ना तो एक मेमो देती है कि आपका चेक डिजोनर हो गया, है ना, डिजोनर स्लिप देती है कि भाई आपका चेक डिजोनर, वो होना चाहिए। लीगल नोटिस सेंड टू ड्रोवर, कहता है आपने एक लीगल नोटिस भेजा हुआ है कि भाई 30 दिन का नोटिस दे रहा हूँ, वो होना चाहिए। प्रूफ ऑफ रिसीप्ट ऑफ द नोटिस, कहता है आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि जो अपने नोटिस उसको भेजा है वो रिसीव कर दिया। इसीलिए बोला गया कि नोटिस आपको किसके दो, मैसेज के थ्रू दो, मेल के थ्रू दो और एक स्पीड पोस्ट के थ्रू दो, उसके घर के कुरियर तक का। जैसे वहाँ दिख जाएगा डिलीवर हो चुका है तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा उसने ले लिया बाय द ड्रॉयर। ठीक है, और आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप पे करेगा मैसेज, वो को भी अगर सामने वाला रीड कर लेता है तो ये मानता है कि आपका कन्वेंस, आपका मैसेज सामने वाले तक का क्या हो गया, कन्वे हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कलेक्टिंग बैंकर ड्यूटी एंड फंक्शन। मतलब पहली बात तो हम जानेंगे कि कोलेक्टिंग बैंकर की ड्यूटीज और फंक्शन। तो पहले जानेंगे कोलेक्टिंग बैंकर क्या होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, उसकी फंक्शन क्या होता है। तो पहले पढ़ेंगे हु इज अ कोलेक्टिंग बैंकर। कोलेक्टिंग बैंकर कौन है, तो बोलेगा कोलेक्टिंग इज अ बैंक दैट अ कलेक्ट चेक, जो कि चेक कलेक्ट करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर और पर्पस टू क्रेडिट प्रोसीड टू द कस्टमर अकाउंट्स। क्योंकि जिसके बेस पे कलेक्टिंग बैंकर कौन होता है, कलेक्टिव बैंकर एक पर्सन होता है। कलेक्टिव बैंकर इज अ बैंक, कलेक्टिव बैंकर क्या होता है, एक बैंक होता है, पर्सन नहीं होता। कलेक्टिंग बैंकर एक बैंक होता है जो कि कलेक्ट करता है क्या, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या एनी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर, अपने कस्टमर के बिहाफ पर, पर्पस फॉर द क्रेडिट प्रोसीड टू द अकाउंट्स, कस्टमर अकाउंट्स, कस्टमर के अकाउंट्स में वो क्रेडिट कर सके, उसके लिए वो कलेक्ट करता है। एग्जाम्पल, इफ अ डिपॉजिट अ चेक योर बैंक, द बैंक एक्ट कलेक्टिंग द बैंकर टू कलेक्ट फंड एंड ड्रोयर बैंक्स। कहता है ड्रॉ करता है किसमें, बैंकर के ड्रॉ के अंदर, फंड फ्रॉम द ड्रॉ बैंक। अब इसकी ड्यूटी की बात करते हैं। अब देखो ये 20 मार्क्स का है, ये और ये, बट ये अकेला 10 मार्क्स का हो सकता है, ये अकेला 10 मार्क्स का हो सकता है, और ये अकेला 4 मार्क्स का हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, वो लोगों से जरूरी है कि यही है, हाँ भाई जरूरी है कि इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाए। पूरे चांसेस है, मैं 15 क्वेश्चन लेके आया बिल्कुल छांट कर, बिल्कुल बनाकर, कि भाई वो 15 के 15 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल छांट कर, चुन कर, बनाकर लेके आया उसको। चलो पहले पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कलेक्टिंग बैंकर। मैंने बता दिया कलेक्टिंग बैंकर कौन होता है, जो कलेक्ट करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जिसके अंदर इंक्लूड है चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, प्रॉमिसरी नोट या एनी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर टू बी पर्पस द क्रेडिटिंग द प्रोसीड ऑफ द कस्टमर अकाउंट्स। ठीक है, अब इसकी ड्यूटी की बात करते हैं। बोला क्या,
ड्यूटी ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर, कहता क्या ड्यूटी है कलेक्टिंग बैंकर का, तो बोला जाता ड्यूटी ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर आर प्राइमरी अगेन एजेंट ड्यूटी टुवर्ड द कस्टमर द पे और होल्डर ऑफ द चेक दीज इंक्लूड्स, कहता इसमें कौन कौन से इंक्लूड्स होते हैं, मतलब ड्यूटी ऑफ कलेक्टिंग बैंकर, कहता क्या ड्यूटी है, तो कहता ड्यूटी ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर आप प्राइमरी एजेंट ड्यूटी होता है टुवर्ड द कस्टमर द पे, कस्टमर टुवर्ड्स द कस्टमर, कस्टमर कौन, पे और होल्डर ऑफ द चेक दीज इंक्लूड, इसमें कौन सा ड्यूटी ऑफ द केयर एंड स्किल, कहता उसकी पहली ड्यूटी क्या, केयर करेगा और स्किल करेगा। द कलेक्टिंग बैंकर मस्ट बी एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल इन हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट, कहता जो इंस्ट्रूमेंट वो हैंडल कर रहा है जो उसके पास है वो रीजनेबल केयर करेगा और उसकी स्किल करेगा जिससे कि उसमें कोई दिक्कत ना आए। इट शुड भी, ऐसा ना है कि चेक ले रहा चल ठीक है लाना यार डालना लाना, उसको बाकायदा संभाल कर रखेगा, ये उसकी ड्यूटीज में आती है कलेक्टिंग बैंकर के लिए। इट शुड बी इंश्योर दैट द चेक और इंस्ट्रूमेंट इज प्रॉपरली इंडोर्स एंड अपेयर वैलिड, मतलब जो कलेक्टिव बैंकर होगा ना, अब बोले कलेक्टिव बैंकर बैंक है, हाँ भाई अगर मैं आईसीआई का चेक लेके जा रहा हूँ एचडीएफसी के अंदर तो आईसीआई वाले के लिए कलेक्टिव बैंकर कहलाएगा एचडीएफसी वाला बैंक, ठीक है, और ये वो इंश्योर करेगा कि वो जो आईसीआई का चेक उसको दिया गया ना वो पूरी तरीके से इंडोर्समेंट है, पूरी तरीके से क्या है, इंडोर्स है एंड द अपेयर वैलिड है, वैलिड है वो प्रॉपरली, ठीक है। अगला है बोलेगा ड्यूटी ऑफ प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ड्यूटी कर रहा है प्रेजेंट कर रहा है फॉर अ पेमेंट के लिए, ठीक है। द कलेक्टिंग बैंकर मस्ट बी प्रेजेंट द चेक और बिल फॉर अ पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम पीरियड में कलेक्टिव बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पेमेंट करे, मस्ट बी प्रेजेंट द चेक ऑफ द पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम, प्रेजेंट करे चेक को और बिल फॉर द पेमेंट रीजनेबल टाइम के लिए। यूजुअल चेक शुड बी प्रेजेंटेड ऑन द डे ऑफ डिपॉजिट या द नेक्स्ट वर्किंग डे टू अवॉइड डिले, मतलब जो चेक है ना वो क्या करेगा, प्रेजेंट किया जाता है सेम डे या नेक्स्ट वर्किंग डे फॉर द डिले, कहता है बिना डिले करे नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए। ड्यूटी टू इन्फॉर्म कस्टमर ऑफ डिसऑनर, कहता है उसकी ड्यूटी बनती है अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए। बोला गया इफ द चेक इज डिसऑनर रिटर्न अनपेड बाय द ड्रॉयर बैंक द कलेक्टिंग बैंकर मस्ट इमीजिएटली इन्फॉर्म द कस्टमर, वो क्या करता है मस्टली इमीजिएटली इन्फॉर्म करता है किसको, कस्टमर को। फेलियर टू नोटिफाई में कॉज अ लॉस टू कस्टमर, लॉस टू द, अगर फेलियर करता है नोटिफाई में कॉजेस लॉस टू द कस्टमर, वो कारण बनता है किसका, कस्टमर के लॉस का। अगला आया ड्यूटी टू ऑब्टेन एंड डिलीवर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, कहता है ऑब्टेन करे और डिलीवर करे किसके, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल के, मतलब कहता है व्हेन द चेक इज कलेक्टेड द बैंकर शुड बी रिटर्न द चेक या कलेक्ट द प्रोसीड एज अ पर कस्टमर इंस्ट्रूमेंट, कहता है पर द कस्टमर इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। द बैंकर शुड बी हैंडल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट केयरफुली। ड्यूटी टू क्रेडिट कस्टमर अकाउंट्स, कहता है उसकी ड्यूटी बनती है कि जिसका चेक मिला है उसके अकाउंट में उस अमाउंट को क्रेडिट करे। वंस अमाउंट इज कलेक्टेड द बैंकर शुड बी क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट्स promptly, however the credit provision until the check is clear and fund are actually received, मतलब कहता है जो कलेक्टिव बैंकर होता है ना वो चेक जब प्रेजेंट कर देता है उसको जो भी पैसा मिलता है सामने वाले बैंक से, ठीक है, उस अमाउंट का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कस्टमर के अकाउंट में उसको क्रेडिट करे। फंक्शन मैं फिर से बोलूंगा, ये अकेला 10 मार्क्स का है। बोलता है फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग बैंकर, कहता है कलेक्टिंग बैंकर का क्या फंक्शन है। द की फंक्शन ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर, पहला कलेक्ट द चेक एंड बिल्स, ये काम है उसका कि वो चेक और बिल को कलेक्ट करेगा। वेरीफाई इंडोर्समेंट एंड सिग्नेचर, कहता है वो देखेगा भाई किसको दिया गया है, किस किसके मतलब किसके नाम का पैसा है, कौन इंडोर्समेंट कर रहा है इसको, और उसके सिग्नेचर्स को, ठीक है। कोई मतलब बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है इसके अंदर, पर बोल देता हूँ फिर भी एक बार। द बैंकर वेरीफाई द इंडोर्समेंट एंड द सिग्नेचर ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंश्योरिंग जीनियंस, है ना, जेनमेंस। प्रेजेंटिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट, कहता है प्रेजेंट करें इंस्ट्रूमेंट को किसके लिए, पेमेंट के लिए। रिसीविंग द पेमेंट एंड क्रेडिट टू कस्टमर, जो पेमेंट वो रिसीव करेगा वो कस्टमर के अंदर क्रेडिट करना है।
रिटर्न करना है डिजोनर इंस्ट्रूमेंट। अगर रिटर्न हो गया तो जो उसका इंस्ट्रूमेंट होगा उसको रिटर्न करना होगा, डिजोनर हो गया तो। लीगल पोजीशन एंड लायबिलिटी ऑफ कलेक्टिव बैंकर्स, कहता है क्या लीगल पोजीशंस हैं और क्या उसकी लायबिलिटी है उसके बैंकर की। तो रिस्पॉन्सिबल बिटवीन द कलेक्टिंग बैंकर एंड द कस्टमर इज प्रिंसिपल एजेंट होता है, प्रिंसिपल एजेंट होता है। द बैंकर इज नॉट अ लायबल टू डिजोनर चेक अनलेस इट्स प्रूव्ड दैट द बैंकर वाज नेग्लिजेंट या एक्टेड फ्रॉडेंटली। जो बैंकर जो क्या कर रहा है, अगर आपने प्रूव कर दिया कि जो बैंकर है वो क्या कर रहा है, नेग्लिजेंस कर रहा है और एक्टिवेट कर रहा है फ्रॉडेंटली, तब तो वो बैंकर लेवल होगा। अदरवाइज बैंकर लेवल, कलेक्टिव बैंकर जो होता है वो लेवल नहीं होता, लाइबल नहीं होता है किसके लिए, डिजोनर ऑफ चेक के लिए। द बैंकर रॉन्गफुली डिजोनर ऑफ चेक या डिले ऑफ कलेक्शन, इट मे बी लाइबल फॉर डैमेजेस, वो लाइबल हो जाता है किसके लिए, डैमेजेस के लिए। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981, अ बैंकिंग लॉ, द कलेक्टिंग बैंकर हैज अ नॉन ऑब्लिगेशंस गारंटी पेमेंट अनलेस स्पेसिफिक एग्रीड, अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीड हो तो। इसके कुछ केस लॉज हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। कहता है डिस्कस करो कैसे ओरिजिन हुआ और डेवलपमेंट हुआ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। क्या तुमको ऊपर कराए गए क्वेश्चन के द्वारा मिक्स नहीं लग रहा है ये, मतलब एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लग रहा है, मतलब अरे भाई अबू एक क्वेश्चन कराया था मैंने ऊपर, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। और क्वेश्चन है हमारा 9वां, डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो मैं ओरिजिन की बात करता हूं। द ओरिजिन ऑफ बैंकिंग इन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू अ टू फेस, एशियंट, सीधी सी बात है, एशियंट मेडिकल कुछ नहीं, मतलब एक ही है, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया, सेम आंसर वही है। एशियंट के बारे में बताया है ना, कॉन्क्लूडेंट पीरियड के बारे में बताया, डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम के बारे में, इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ से बता दिया, ठीक है। लायबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, कितने टाइप्स के बैंक है ये इंडिया के अंदर बता दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर लोन? What are the modes of scoring a loan by bank?